हेलो। देखिएगा, रजिस्टिविटी तक हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और अपना सेम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसके आगे से, रजिस्टिविटी के आगे से। देखिए, हमने एक वर्ड के बारे में डिस्कस किया था, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर का मतलब होता है, देखिए जितने भी अप्लायंसेज हैं या डिवाइसेस हैं उसके अंदर जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है सबका थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होता ही होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई थी। ठीक है, तो देखिए जब सबका थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता ही होता है तो हम ये बात कह सकते हैं कि इन सब के लिए ना एक कॉमन वर्ड बना लिया गया जिसे हम कहते हैं रजिस्टर। ठीक है, तो जो रजिस्टर वर्ड है उससे हम सारे जितने भी मेटल्स हैं या फिर जितने भी सब्सटेंसेज हैं जो कि अप्लायंसेज में या फिर जो अलग अलग डिवाइसेज में यूज़ हो रहे हैं, हम सबके लिए कॉमन वर्ड यूज़ कर लेते हैं, वो है रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर RESISTUR, ठीक है, जिसका भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है वही आपका रजिस्टर है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है। ठीक है, रजिस्टर्स जो होते हैं उनके हम कॉम्बिनेशन के बारे में आज स्टडी करेंगे कि जो रजिस्टर्स हैं आप उन्हें बेसिकली दो तरीके से आपस में कंबाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो होता है सीरीज़, एक होता है पैरेलल। तो जब सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं तब किस तरीके से कनेक्शन होता है और जब पैरेलली कनेक्शन करते हैं तब किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम लोग बात करने वाले हैं इफ़ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। देखिए जैसे कि आपको डायग्राम में समझ आ रहा होगा, वैसे देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए 3 रजिस्टर्स ले रखे हैं। आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सिर्फ 3 ही रजिस्टर्स लेने हैं। तो देखिए एक हो गया आपका R1, ये हो गया आपके पास R2, ये हो गया आपके पास R3। ये तीनों आपस में आप देख सकते हैं सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, इन तीनों रजिस्टर से एक एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है जो कि उनके जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, जो वोल्टेजेस हैं वो हैं V1, V2 और V3 रेस्पेक्टिवली। R1 वाले के लिए V1, R2 वाले के लिए V2 और R3 वाले के लिए V3। ठीक है, इन तीनों का जो कंबाइंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है फिर जो वोल्टेज निकल कर आएगा उसे हम V मान लेते हैं, जो कि देखिएगा हमारे पास V है और ये बैटरी है, बैटरी से ये कनेक्टेड है और इस बैटरी के थ्रू इसके अंदर इन तीनों रजिस्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, मान लिया देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसकी वैल्यू I है। ठीक है, तो I जो करंट है वो तीनों रजिस्टर्स में फ्लो हो रही है, वापस यहाँ पर I निकल कर आ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरा सर्किल कंप्लीट हो रहा है, पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है। इस तरफ से करंट जा रही है, उस तरफ से वापस से लौट कर आ रही है। ठीक है, ऐसे एक बात मैं और आपको याद दिला दूँ कि ये जो बैटरी का या फिर जो सेल का सिंबल है उसमें एक जो है, एक ये बड़ी वाली लाइन होती है, एक इसकी लेंथ ज़्यादा है। और आप देखिए मैं आपको समझाऊँ, जैसे बड़ी है और ये छोटी है तो ये सेल के लिए यूज़ किया जाता है। अब जब कई सारे सेल्स आपस में कंबाइन कर दिए जाते हैं, कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो उसे बैटरी कहा जाता है। तो अब क्या है कि सेल में जो बड़ी वाली लाइन होती है ये वाली, ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और ये छोटी वाली जो लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हुआ करती है। ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ से इस तरफ को एंटर कर रही है, इन तीनों रजिस्टर्स में फ्लो हो रही है और यहाँ पर वापस से लौट कर आ रही है। ठीक है ना, इस तरीके से पूरा हमारी जो साइकिल है, जो हमारा पूरा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा हम क्या बात कर रहे थे, हम लोग पता करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो इन तीनों रजिस्टर्स की वजह से जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो कितना होगा। ठीक है, व्हेन द डिफरेंट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो वो वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए समझिएगा ज़रा, देखिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो हमारे पास टोटल V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, क्योंकि अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनके इंडिविजुअल जो पोटेंशियल डिफरेंसेज हैं उनके सम के बराबर होगा। यानी कि आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो जो V1 है, देखिए V1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं IR1। देखिए आपको याद होगा फॉर्मूला, हमने ओम्स लॉ जब हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में तब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR जो फॉर्मूला है, अगर हम V1 के बारे में बात करते हैं, देखिए I यहाँ पर समय कॉमन है, जो करंट यहाँ से एंटर हो रही है वही करंट यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो I समय कॉमन है। तो V इज इक्वल टू IR जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पहले वाले रजिस्टर के बारे में अगर हम बात करें तो V के प्लेस पर आ जाएगा V1, I समय सेम है, सेम करंट फ्लो हो रही है, और R के प्लेस पर आ जाएगा आपका R1। तो V1 इज इक्वल टू IR1। सेकंड वाले के लिए बात करेंगे तो V2 इज इक्वल टू IR2। थर्ड वाले के लिए बात करेंगे तो V3 इज इक्वल टू IR3। अच्छा अब एक बात और समझिएगा, देखिए जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, जो रिजल्टेंट यानी कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है
वो इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगा, सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला रिलेशन समझिएगा, v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, देखिए जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आई आर, हम इन तीनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पता करना चाहते हैं जो, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है उसे हम कैपिटल R नाम दे देते हैं। जैसे R1 है, R2 है और R3 है, इसी तरीके से हमने जो इन तीनों का जो रिजल्टेंट, जो एग्रीगेट, जो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आएगा उसे हमने R नाम दे दिया, सिर्फ कैपिटल R। ठीक है, तो अब देखिएगा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर ये जो v है, ये वाला जो v है ये वाला, इसकी प्लेस पर आप लिख सकते हैं सिंपली आई आर। ठीक है, और v1 की प्लेस पर आप लिख सकते हैं आई आर वन, v2 के प्लेस पर लिख सकते हैं आई आर टू और v3 के प्लेस पर लिख सकते हैं आई आर थ्री। समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब, आई समय कॉमन है तो हमारे पास क्या रिलेशन निकल कर आया, हमारे पास रिलेशन निकल कर आया आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो आई आप इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो इस साइड आपको मिलेगा आई आर, बाकी इन तीनों में से आई कॉमन हो जाएगा, अंदर मिलेगा आपको R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखिए आई से आप आई कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली देखिए दिस डिवीजन, ये डिवीजन है। ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि हमने प्लस माइनस के तरीके से इसको कैंसिल आउट कर दिया, एक्चुअली हमने डिवीजन किया तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इस साइड आपको मिलेगा सिर्फ R और इस साइड मिलेगा आपको R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अगर आप किन्हीं भी रजिस्टर्स को सीरीज़ में आपस में कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद रिजल्टेंट रेजिस्टेंस उनका पता करना चाहते हैं, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इससे ज़्यादा भी रेजिस्टेंस होते हैं लाइक 4, 5, तो सारे के सारे प्लस होते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक रजिस्टर है आपके पास, उसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, एक है 2 ओम और एक है 3 ओम, तो 6 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम ओवरऑल कितना हो जाएगा अपने पास 11 ओम। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे अगर वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, एक होता है सीरीज़, एक होता है पैरेलल। तो सीरीज़ का तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। ठीक है, जो अभी हमने निकाला है यहाँ पर। पैरेलल का अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं कि इफ़ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए देखिएगा ज़रा पैरेलल के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। जी हाँ, देखिए ये है, यहाँ पर देखिएगा ये R1 है, ये R2 है, ये R3। आप देख सकते हैं डायग्राम से ये तीनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है ना, क्लियर होगा। अच्छा अब देखिएगा कंडीशन क्या होती है कि अगर हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पता करना चाहते हैं तो वही पुराना तरीका कि जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में, सीरीज़ वाले पार्ट में तीनों का जो रिजल्टेंट था उसे कैपिटल R मान लिया था, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी इन तीनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो उसे कैपिटल R मान लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंडीशन पैरेलल में कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। कंडीशन क्या अलग हो जाती है कि जैसे यहाँ पर जो करंट है वो आए जा रही है, तो इन तीनों रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे सीरीज़ में सेम करंट थी, ठीक है ना, और V अलग अलग था, V1 अलग था, V2 अलग था, V3 अलग था। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी पैरेलल में कि करंट अलग अलग हो जाएगी और V सेम रहेगा। समझ पा रहे हैं ना, करंट अलग अलग हो जाएगी। इसमें देखिए जो टोटल करंट थी वो तो I थी, बट इसमें हमने मान लिया I1 चली गई, इसमें मान लिया I2 चली गई और इसमें हमने मान लिया I3 करंट चली गई। तीनों रजिस्टर्स में जो करंट है वो अलग अलग जाएगी, I1, I2 और I3। वो डिपेंड करता है कि उनका रेजिस्टेंस कितना है उसके अकॉर्डिंगली, बट करंट अलग अलग हो जाएगी अगर पैरेलली वो आपस में कनेक्टेड होते हैं तो। ठीक है, और बाहर ये तीनों का कंबाइन होकर वापस से बाहर निकल गया, ये आई होगी आपकी करंट, आई गई और आई वापस आई, और इन तीनों में जो उसके पार्ट्स हो गए वो हो गए I1, I2 एंड I3। ठीक है, देखिए मेरी बात ध्यान रखिएगा, सीरीज़ वाले में आपको V अलग अलग करने होते हैं, I सेम रखनी होती है, और यहाँ पर आपको I को अलग अलग करना होता है, V सेम रखना होता है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाऊँ। हमारे पास एक फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप यहाँ से I की वैल्यू निकालते हैं तो आपको मिलेगी V अपॉन आर, I विल बी इक्वल टू V अपॉन आर, राइट। अच्छा अब समझिएगा ज़रा, देखिए अगर मैं इस वाले रजिस्टर के बारे में बात कर लूँ, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर आ गया था ना, B इज इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू V अपॉन आर आ जाएगा। देखिए B इज इक्वल टू आई आर होता है, वापस अपनी बात रिकॉल कर देता हूँ मैं। V इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है आई आर। अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको मिल जाएगी V अपॉन आर। ठीक है, पहले वाले रजिस्टर के लिए कंडीशन बनेगी I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, सेकेंड वाले के लिए I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, और थर्ड वाले के लिए I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब देखिएगा एक बात और,
देखिए अभी मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पर I अलग अलग होते हैं, बट उन सब का जो सम होता है I1, I2 और I3, उन सब का सम तो टोटल I के बराबर ही होता है, ठीक है, क्योंकि वही तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी जो टोटल I थी। वो I के प्लेस पर आप लिख सकते हैं V/R, R यहाँ पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। I1 के प्लेस पर लिख सकते हैं आप V/R1, I2 के प्लेस पर लिख सकते हैं V/R2, और I3 के प्लेस पर लिख सकते हैं V/R3, ठीक है। देखिए V/R अपना एज इट इज़ है। देखिए बाकी ये जो है यहाँ भी V प्रेजेंट है, यहाँ भी V प्रेजेंट है, यहाँ भी V प्रेजेंट है, आप तीनों में से V कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर मिलेगा आपको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। B से आपका B कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है पैरेलल के लिए। अगर देखिए यहाँ पर तो हम 3 रजिस्टर्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 तक लिखा। बाकी अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो R4, R5 अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अगर वो पैरेलली कनेक्टेड हैं तो ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं। सीरीज़ में तो सीधे ऐड हो जाते हैं, और पैरेलल में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 दिस वे। अच्छा अब देखिए जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके पीछे बताया था कि अपने पास जैसे 3 रजिस्टर्स हैं, एक तो है मान लिया 6 ओम का है, एक मान लिया 3 ओम का है, और एक मान लिया 2 ओम का है, ठीक है। अगर आप इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं आपस में, तो इनका जो रिजल्टेंट एग्रीगेट सम है वो कितना निकल कर आएगा, 6 + 3 + 2 यानी कि 11 ओम। और अगर ये पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 यानी 1/6, ठीक है, प्लस 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया। देखिए यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। 3 का देखिए यहाँ पर डिवीजन करेंगे, 2 1 2, एलसीएम लेना तो आपको याद ही है, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो देखिएगा ये जो ऊपर वाले टर्म्स हैं जब ऐड होंगे 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6/6। इस साइड आपका चल रहा है आपका 1/R, ठीक है। देखिए 6/6 का मतलब है 1, ये 1/R की वैल्यू निकल कर आई है 1/R इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1/R इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये मान लीजिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, तो आपको R इज, वैसे रेसिप्रोकल वाली बात ध्यान रखिएगा, R इज इक्वल टू दोनों साइड आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1, तो 1 ही निकल कर आएगा यानी 1 ओम। समझ रहे हैं। देखिए पैरेलल हमने जब कनेक्शन किए तो हमारे पास जो 3 रजिस्टर्स थे, एक तो था अपने पास 6 ओम का, एक था अपने पास 3 ओम का, और एक था अपने पास 2 ओम का। तो जो उनका जो रिजल्टेंट निकल कर आया 1 ओम, वो सबसे कम वाले से भी कम है, सबसे छोटे वाले से भी छोटा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, अगर आप पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो हमेशा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे कम वाले से भी कम ही निकल कर आएगा, और सीरीज़ में क्या होगा कि वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, सीधे ऐड हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ज़रा, देखिए हम जो घर के अंदर जो कनेक्शंस करते हैं वो हमेशा पैरेलल में करते हैं, कभी भी सीरीज़ में नहीं करते। हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, बल्ब, फैन, स्विच, ठीक है ना, कूलर, एसी, ये सारे के सारे हमेशा पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, कभी भी सीरीज़ में कनेक्शन इनका नहीं किया जाता। देखिए मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसका क्या होता है। देखिए आपने हो सकता है कभी कोई गाँव में कोई शादी अटेंड की हो, ठीक है ना, हो सकता है। तो गाँव में क्या है कि हमारे शहरों की तरीके से लॉज नहीं होते हैं, मैरिज होम नहीं होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि गाँव में किसी फ्री लैंड पर या कोई खेत है, वहाँ पर वो लोग टेंट लगवा लेते हैं, वहीं पर अपना मैरिज पार्टी वगैरह कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो लाइटिंग करते हैं, तो आपने हो सकता है कभी नोटिस किया हो, तो वो ना बल्ब की एक, मतलब कई सारे बल्ब्स को एक वायर से कनेक्ट करते हैं और सीरीज़ में लगाते हुए चले जाते हैं उनको, है ना, बहुत सारे बल्ब्स ऐसे होते हैं। और उसके बाद फिर वो उन बल्ब्स को चेक करते हैं, अगर उनमें से एक भी बल्ब अगर बीच में फ्यूज़ होता है तो उसके आगे आने वाला कोई भी बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। आपने एक बात और नोटिस करी होगी, जैसे घर में हम लोग जो फेरी लाइट्स यूज़ करते हैं दिवाली पर, जो हम झल्लर लगाते हैं, तो उनमें भी अगर कोई बल्ब ख़राब हो जाता है तो उसके अलावा कुछ स्पेयर में वो लोग बल्ब देते हैं। नहीं, कई बार अगर बल्ब ख़राब हो जाता है तो उसके आगे आने वाली पूरी लेयर ख़राब हो जाती है, पूरी जो झल्लर है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं फेरी लाइट्स, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है ना, वो सीरीज़ कनेक्शन की वजह से ही होता है। सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी डिवाइस या कोई भी अप्लायंस आउट ऑफ द वर्क हो जाता है तो उसके आगे आने वाले अप्लायंसेस काम नहीं करते, आगे आने वाले अप्लायंसेस जो होते हैं उन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती ही नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में क्या है, जैसे सपोज टू भी अगर हमारा एक रूम का फ़ैन ख़राब हो जाए तो हमारे दूसरे रूम के फ़ैन पर या बल्ब पर या लाइट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
ठीक है, ये पैरेलल कनेक्शन की वजह से ही है। अगर सीरीज़ में होते तो अगर एक रूम का फ़ैन ख़राब है तो दूसरे रूम का फ़ैन भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में, डिफरेंसेस बिटवीन द पैरेलल एंड द सीरीज़ कनेक्शन, या फिर अलग अलग तरीके से बोल देते हैं द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, या फिर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज़ कनेक्शंस, या फिर वाई द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल इन होम्स नॉट इन सीरीज़, कि जो अप्लायंसेज हैं वो घरों के अंदर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट क्यों किए जाते हैं, सीरीज़ में क्यों नहीं किए जाते। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं। देखिए पहली बात ये कि इन द पैरेलल कनेक्शन, अभी हमने बात की थी कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, और अगर देखिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर काफ़ी कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होगी। तो आप लिखेंगे इन द पैरेलल कनेक्शन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी लेस, so because of that very less resistance each of the appliance can get a sufficient amount of electric current and can work properly। ठीक है, समझिए ना मेरे कहने का मतलब कि पैरेलल कनेक्शन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम हो जाने की वजह से हर एक अप्लायंस को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली काम कर सकती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन द पैरेलल कनेक्शन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी लेस ड्यू टू विच ईच ऑफ द अप्लायंस कैन गेट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जब रेजिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होती है, नहीं होती है, तो वही चीज़ है। सो ईच ऑफ द अप्लायंस कैन गेट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कैन वर्क प्रॉपर्ली। दूसरी बात कि इफ़ वन ऑफ द डिवाइस इफ वन ऑफ द अप्लायंस इज आउट ऑफ द वर्क, ठीक है, अगर कोई भी अप्लायंस या कोई भी डिवाइस आउट ऑफ द वर्क हो जाती है, वो काम नहीं कर रही है, देन अदर विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस, तो बाकियों पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बात सीरीज़ में, हाँ सीरीज़ में देखिए ऐसा होता है, अगर एक ख़राब हो जाएगी तो बाकी सब काम नहीं करती हैं। ठीक है, तीसरी बात पैरेलल कनेक्शन की बात आ रहा हूँ मैं कि एडवांटेजेस क्या हैं पैरेलल के। वी डोंट नीड टू यूज़ ऑल द अप्लायंसेस साइमल्टेनियसली। देखिए सीरीज़ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक रूम का जो है आपने मतलब सारे आपके जितने भी रूम्स हैं वो सब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो क्या होता है कि जैसे आपको लास्ट वाले रूम की लाइट ऑन करनी है तो आपको उससे पहले वाले सारे रूम की लाइट्स या फैन ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट की ऑन करनी है तो, और अगर आप कहीं की भी ऑफ कर देंगे तो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब कंडीशन क्या है कहने का कि इन द पैरेलल कनेक्शन वी डोंट नीड टू यूज़ ऑल द अप्लायंसेस साइमल्टेनियसली। पैरेलल कनेक्शन में हमें सारे अप्लायंसेस को साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ यूज़ नहीं करना पड़ता है। बट इन द सीरीज़ कनेक्शन वी विल हैव टू यूज़ ऑल द अप्लायंसेस साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, और हमें सीरीज़ कनेक्शन में सारे अप्लायंसेस को साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन के ओवर द सीरीज़। या आप ये मान लीजिए कि सीरीज़ के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सीरीज़ के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोई भी अप्लायंस को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलती। दूसरी, सारे अप्लायंसेस को आपको साथ साथ साइमल्टेनियसली यूज़ करना पड़ता है, और जो है ये हो गया इसका एक डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये। और इसके अलावा कोई और डिसएडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि अगर एक डिवाइस आउट ऑफ द वर्क हो जाती है, अगर काम नहीं करती है, देन अदर विल आल्सो बी अफेक्टेड, तो बाकियों के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और वो भी अच्छे से काम नहीं है, वो अच्छे से क्या वो काम ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज़ के, और वही इनडायरेक्टली एडवांटेजेस हैं पैरेलल के। तो इसीलिए घरों के अंदर जो कनेक्शंस किए जाते हैं दैट आर ऑलवेज डन इन पैरेलल सर्किट। ओके, चलिए दे लिया हुआ है डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो खैर वही चीज़ रखी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम किसी भी अप्लायंस में से जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, चाहे वो बल्ब हो या फिर कोई CFL हो या फिर LED हो या फिर फ़ैन हो, वो हमेशा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एन अप्लायंस आफ्टर सम टाइम द अप्लायंस हीट्स अप। ठीक है, वो जो अप्लायंस है कुछ देर के बाद हीट अप हो जाता है, एंड दिस इज सेड टू बी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यही इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों ही बातें हैं, एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस जैसे जो इलेक्ट्रिक अवन होता है हमारा, या जो गीज़र होता है,
ठीक है, या जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, या जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होती है जिससे हम प्रेस करते हैं कपड़ों को, ठीक है ना, इन सब में तो इसका एडवांटेज है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, वो गर्म हो जाती है और जो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उस हीट को हम यूज़ करते हैं, हार्नेस करते हैं, तो ये एडवांटेज हो गया। कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं इसके, जैसे कि मान लीजिए बल्ब है, अब बल्ब के अंदर हमें उस हीट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा फ़ैन काम करते करते गर्म हो रहा है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बन जाते हैं। तो मतलब ये कहने का कि हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का, वो डिज़ायरेबल भी है और अनडिज़ायरेबल भी है। डिज़ायरेबल तो उन चीज़ों में जैसे मैंने गीज़र, अवन या हीटर के बारे में बताया, ये जो है डिज़ायरेबल जो इफ़ेक्ट है, मतलब हीट एनर्जी का इफ़ेक्ट है उसका, इलेक्ट्रिसिटी का हीट में कन्वर्जन वाला डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है। और अनडिज़ायरेबल है, जैसे कि फ़ैन के बारे में हमने बात की या फिर बल्ब के बारे में हमने बात की, इसके अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो हमें बताया था जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। इसीलिए इस फेनोमेनन को जूल्स हीटिंग भी कहा जाता है। क्या होता है जूल्स हीटिंग? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू एन अप्लायंस, द अप्लायंस हीट्स अप एंड दिस इज सेड टू बी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर जूल्स हीटिंग। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिएगा, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो जूल्स हीटिंग है या जो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, ये ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं पहले अच्छे से, उसके बाद हम बाकी डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हालांकि इसमें दे रखा है देखिए, जो हीट जो प्रोड्यूस होती है किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने पर, जो हीट जो प्रोड्यूस होती है, पहली बात ये है कि दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस। ठीक है ना, वो जो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस या फ्लोइंग थ्रू द अप्लायंस, एक ही बात है। उसके अलावा एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो भी उसमें कंडक्टर है, जो भी डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हीट होती है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा H इज़ प्रोपोर्शनल टू द T, यानी कि टाइम, जितने ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उतना ही ज़्यादा वो जो डिवाइस होता है वो गर्म होता है। तो देखिए H जो है वो हमारा I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, H हमारा R के प्रोपोर्शनल है, H हमारा T के प्रोपोर्शनल है। तो जो H है यानी कि जो हीट एनर्जी है वो इन तीनों के प्रोडक्ट के भी प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि H इसके प्रोपोर्शनल, H इसके भी प्रोपोर्शनल है, H इसके भी प्रोपोर्शनल है, तो H जो है वो इन तीनों के प्रोडक्ट के भी प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि आप ये लिख सकते हैं H इज़ प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताई थी बात कि अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल लगाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला मिल जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, तो ये बात आपको भूलनी नहीं है, जो हीट एनर्जी का ये फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होने वाले हैं, तो याद रखिएगा I क्या है, R क्या है, T क्या है, तो वैसी दिक्कत वाली बात है नहीं, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा ये तो खैर हमने पढ़ लिया जूल्स हीटिंग के बारे में। ठीक है, तीनों टर्म्स पढ़ लिए। एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब जो एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बता रखा है। तो देखिए अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जैसे जो इलेक्ट्रिक अवन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंडेंट हैं। दूसरी बात, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। देखिए मैंने आपको शायद बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि जो बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट यूज़ किया जाता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाता है तो जो टंगस्टन है उसका एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलती है उसमें से एक लार्ज अमाउंट वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर रिटेन कर लेता है। उसकी वजह से वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब ये कहने का कि बल्ब के ग्लो करने के पीछे इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट ही काम करता है। Because of the heating effect of electric current, the bulb glows. Because of the heating effect of electric current, heater works. Because of the heating effect of electric current, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक आयरन है या जो हमारा गीज़र है, वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए और देखिएगा ज़रा। इसके अलावा देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी फ्यूज़ के बारे में।
जो फ्यूज़ होता है ना, उसके बारे में बताया था मैंने आपको अच्छे से। तो जो फ्यूज़ है उसका जो मटेरियल होता है वो बना हुआ होता है लेड और टिन का एक एलॉय होता है एक्चुअली वो। तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पर ही डिपेंडेंट है। कैसे? जैसे जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो फ्यूज़ का वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है, हीट होकर मेल्ट हो जाता है। तो वो भी इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये भी उसके एप्लीकेशन में ही कंसिडर किया जाएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, मैं आपको समझाऊँ ज़रा। देखिए पावर जो है, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। देखिए आप एनर्जी कह लीजिए या फिर हीट एनर्जी कह लीजिए, यहाँ पर एक ही बात है। तो क्या डेफिनेशन अगर आप बोलेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई हीटर है, उसकी पावर 1000 वॉट है। ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। मतलब ये कहने का कि द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल ई को मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है ई से रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर आप एच भी ले सकते हैं। द रेट ऑफ कंजम्पशन, देखिए नीचे टाइम का डिवाइड करने का मतलब है रेट। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना, कोई भी डिवाइस या कोई भी अप्लायंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिस रेट से कंज्यूम करती है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। देखिए किसी भी चीज़ में टाइम का डिवाइड करने का मतलब रेट निकालना होता है। तो क्या डेफिनेशन आप बोलेंगे इसकी, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर या फिर इलेक्ट्रिक पावर। तो P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ये आपके पास फॉर्मूला है इसका। ठीक है, देखिए जितने भी मैं आपको देखिए एक बात और बताऊं, जैसे अभी हमने बात की थी, हमने H का जो फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था I²RT, निकाला था ये वाला फॉर्मूला। चलिए इसके बाद देखिएगा, शुरू से थोड़ा सा शुरू करते हैं हम लोग। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, पढ़ा था नहीं वाला, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पर W जो है वो वर्क है। आपको शायद से याद होगा कि अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो जितना वर्क उतनी एनर्जी। मैंने आपको 9th क्लास में बात बोल के बताई थी कि अगर कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो जितना वर्क उतनी एनर्जी। तो इनडायरेक्टली आप एक काम कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू ई अपॉन Q कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं है तो वर्क और एनर्जी दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप एनर्जी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एनर्जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी VQ। देखिए मैं आपको एक बात फिर से बोल दूँ कि वो एनर्जी के लिए H भी यूज़ कर सकते हैं और E भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, अलग अलग मानकर मत चलिएगा। तो आपको E इज इक्वल टू VQ एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, चलिए और देखिएगा ज़रा, ध्यान रखिएगा, E इज इक्वल टू VQ बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू VQ। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, एक फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ। I इज इक्वल टू होता है अपने पास Q अपॉन T। तो आप Q की वैल्यू लगा सकते हैं I इंटू टी। समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब, आप Q इज इक्वल टू प्लेस कर सकते हैं IT। तो ऊपर जो फॉर्मूला था इसमें आप Q के प्लेस पर IT प्लेस कर दीजिए, Q के प्लेस पर IT। तो आपको E इज इक्वल टू मिल जाएगा VIT, विट। ठीक है, और इसके अलावा और देखिएगा ज़रा, देखिए आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो आप इस फॉर्मूला में V के प्लेस पर IR डाल दीजिए। E इज इक्वल टू IR इंटू IT। तो देखिएगा I इंटू आई हो गया आपका I²RT, एक फॉर्मूला ये भी हो गया आपका। इसके अलावा देखिए आप I के प्लेस पर V अपॉन R लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू I के प्लेस पर V अपॉन R डालेंगे तो V इंटू V अपॉन R इंटू टी। तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा एनर्जी का, V² इंटू टी अपॉन R। तो समझ रहे हैं, देखिए एक तो हो गया E इज इक्वल टू VQ, एक हो गया E इज इक्वल टू VIT, एक हो गया E इज इक्वल टू I²RT। ये H इज इक्वल टू भी कह सकते हैं, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, H इज इक्वल टू I²RT, अभी हमने निकाला था पीछे जब हमने जूल हीटिंग के बारे में बात की थी। और एक हो गया E इज इक्वल टू V² इंटू टी अपॉन R। तो ये चार फॉर्मूलाज आपके पास एनर्जी के हो चुके हैं और चारों ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा हम पावर के बारे में बात कर लें। चारों को लिख लीजिएगा चाहे तो आप, वैसे हो गया नोट्स में सब मेंशन है। देखिए ज़रा पावर के बारे में बात करते हैं। देखिए पावर इज इक्वल टू होता है अपने पास, अभी मैंने आपको बताया था E अपॉन टी। तो जितने भी E के फॉर्मूलाज हैं उन सब में आप T का डिवीजन कर दीजिए तो आपको पावर के फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू VQ, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा VQ अपॉन T। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला था E इज इक्वल टू VIT, तो जब VIT में T का डिवाइड करेंगे तो T से T हट जाएगा और आपको P इज इक्वल टू मिल जाएगा VI। ठीक है, इसके अलावा अगला फॉर्मूला था आपका I²RT, तो उसमें T का डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा I²R।
उसके अलावा एक फॉर्मूला था आई बी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, तो पावर इज इक्वल टू आप उसमें भी टी का डिवाइड करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पावर के ये कई सारे फॉर्मूलाज आपको और मिल चुके हैं, ठीक है ना, ये भी सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा। देखिए पावर का जो मेन फॉर्मूला है वो है आपके पास एनर्जी अपॉन टाइम। अगर हम यूनिट के बारे में बात करते हैं तो देखिए एनर्जी की यूनिट है आपकी जूल और टाइम की है सेकेंड, तो पावर की यूनिट हो गई जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को शॉर्ट में वोल्ट भी वॉट भी कहा जाता है, वॉट, ठीक है। जूल पर सेकेंड को शॉर्ट में वॉट भी कहा जाता है। एक फिजिसिस्ट थे पुराने, उन फिजिसिस्ट का नाम था जेम्स वॉट, उनको ऑनर देने के लिए इसकी जो यूनिट है उसे वॉट नाम दे दिया गया है। तो जो जूल पर सेकेंड है उसका शॉर्ट फॉर्म वॉट भी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए एक बात और मैं करना चाह रहा था आपसे कि अगर हम 1 वॉट की डेफिनेशन बनाते हैं, आपको ये तो क्लियर हो गया कि जो वॉट है दैट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, ठीक है। और अगर हम 1 वॉट की डेफिनेशन बनाते हैं तो ये 1 कब आएगा, जब ये 1 होगा और ये 1 होगा। तो क्या डेफिनेशन आप बोलेंगे, इफ़ 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस इन 1 सेकेंड, अगर कोई भी अप्लायंस 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है 1 सेकेंड में, देन इट्स पावर इज कॉल्ड 1 वॉट, तो इसकी पावर को 1 वॉट कहा जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा और आगे बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए जैसे पावर का जो फॉर्मूला है वो है अपने पास एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहाँ से एनर्जी की जगह वैल्यू निकालिएगा तो P इंटू टी हो जाएगा, टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। एक बात समझिएगा, देखिए पावर की यूनिट का अगर आप टाइम की यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एनर्जी की यूनिट मिल जाती है। अगर आप पावर की यूनिट का टाइम की यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एनर्जी की यूनिट मिल जाएगी, क्योंकि देखिए P इंटू टी इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो जो पावर की यूनिट है वो है आपकी देखिए वॉट और टाइम की है सेकेंड, तो वॉट इंटू सेकेंड जो है वो एनर्जी की यूनिट है। ध्यान रखिएगा वॉट पावर की यूनिट है, बट वॉट इंटू सेकेंड करेंगे तो एनर्जी की यूनिट आ जाएगी। थोड़ी बड़ी बात करते हैं अगर, तो देखिएगा सेकेंड से थोड़ा बड़ा लाइक आर लिख सकते हैं, तो वॉट आर जो है वो भी एनर्जी की यूनिट है। थोड़ा और बड़ा करते हैं, देखिए वॉट की जगह पर आप किलोवाट लिख दीजिए और आर इज़ एच, तो किलोवाट आर जो है ना वो भी एनर्जी की ही यूनिट है। किलोवाट जो है सिर्फ किलोवाट, ठीक है ना, वो तो पावर की यूनिट है, बट किलोवाट आर जो है वो एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। अच्छा अब एक बात और समझिएगा, देखिए किलोवाट आर भी एनर्जी की यूनिट है। देखिए हमारे घर में जो कनेक्शंस होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, ठीक है। तो जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसकी जो हम बोलते हैं ना हमारा इस बार इतने यूनिट का खर्चा हुआ, इतने यूनिट का बिल आया हमारे पास, एक्चुअली 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आर ही होता है। जो किलोवाट आर है उसका मतलब ही 1 यूनिट है, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो आजकल मेरे ख्याल से 7-8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्जेस ले रही है शायद गवर्नमेंट। तो देखिए मैं बात कहना चाह रहा था कि किलोवाट आर एनर्जी की यूनिट है और जूल जो है वो भी एनर्जी की यूनिट है। जो ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की वो जूल होती है, आपको याद होगा अच्छे से। तो एनर्जी की यूनिट जूल और जो है किलोवाट आर भी एनर्जी की यूनिट है और जूल भी एनर्जी की यूनिट है। तो ये तो क्लियर है कि दोनों में आपस में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा। तो ज़रा उस रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ समझिएगा हम पता करना चाहते हैं कि 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स होते हैं। तो देखिए किलोवाट आर का मतलब है 1 किलोवाट इंटू 1 आर, दिस इज़ 1 आर, राइट, दिस इज़ 1 आर मतलब 1 आर। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, किलो में 1000 ही तो होते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसी तरीके से 1 किलोवाट में 1000 वाट। और 1 आर में 3600 सेकेंड। देखिए 1000 ए है, 3600 ए है, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3612345, ठीक है, इतने वॉट सेकेंड, ठीक है, ये वॉट है और ये सेकेंड है। देखिए इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, देखिए साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली हमेशा इतनी बड़ी वैल्यू को ना पावर में लिख देते हैं, 10 की पावर में। अब पावर किस तरीके से लगाई जाती हैं, देखिए अभी आप ना डेसिमल यहाँ मान लीजिए, समझिएगा मेरे कहने का मतलब डेसिमल आप यहाँ मान लीजिए और डेसिमल आप 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आप डेसिमल लगाना चाहेंगे। एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंगली डेसिमल हमेशा लेफ़्ट से एक इंटीजर के बाद लगाया जाता है। तो कितने प्लेसेस मूव कराना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो आप इसे लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶। वॉट का मतलब क्या होता है देखिएगा, जूल पर सेकेंड, और ये भी सेकेंड है,
ये वाला सेकंड ना, सेकंड से सेकंड कैंसिल, इतना जूल आ गया। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, एक बात और समझिएगा, देखिए जो बड़े बड़े जो अप्लायंसेज होते हैं, बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं, उनकी जो पावर होती है, उसके लिए जो नॉर्मल वॉट है ना, वॉट वो बहुत छोटी यूनिट है, तो इसीलिए थोड़ी सी बड़ी यूनिट यूज़ की जाती है, उसकी उसे बोलते हैं हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर जो होती है उसमें 746 वॉट्स होते हैं। ये वैल्यू याद रखिएगा, बड़ी बड़ी काम आ जाती है कई बार कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल होता है 746 वॉट। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद देखिए इस चैप्टर की आपकी पूरी थ्योरी खत्म हो चुकी है, पूरी नोट्स में आपको भेज चुका हूँ, नहीं भेजे हो तो बता दीजिएगा। और इसके बाद देखिएगा आई की बात हम कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाल फिलहाल आप इतना कवर कर लीजिएगा, इतना ख़त्म कर लीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है, बाय।